Hello to everyone, I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel, and today I will be talking about complete book list for paper 1 of CAPF Assistant Commandant 2022 examination, right? So ये जो एग्जाम है इसके अंदर आपको जैसे पता ही है कि पेपर 1 पेपर 2 आता है। पेपर 2 के लिए पेपर 2 इज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर, जिसमें आपको एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर लिखना होता है। और उसके लिए हम लोग ने आपके लिए वैसे ही एक प्रॉपर एडवांस कोर्स बना के रखा हुआ है। लाइव क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस होती हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एवरीथिंग इज देयर। बट एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यही सवाल पूछ रहे थे, सर पेपर 1 के लिए कुछ बताइए, कुछ थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, या पेपर 1 की जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी या बुक्स, क्या वो सही है, रेलिवेंट है। तो इसके ऊपर सर प्लीज कुछ ना कुछ आप बताइए। सो मैंने सोचा कि लेट्स आंसर दिस क्वेरी, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन कि इवन इफ आपने पेपर 1 के लिए कहीं पे कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि फॉर पेपर 1 आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको बस कुछ बुक लिस्ट चाहिए, एक बुक लिस्ट चाहिए जहां पे मल्टीपल बुक्स लिखी हो जो रेलेवेंट हो, और उन बुक्स की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तब जाके आप उस बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और मल्टीपल रिवीजन के बाद 160 150 नंबर प्लस आप लेकर आ पाओगे पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 क्या है, वहां पे थोड़ा सा आपको मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन होता है पेपर 2 तो आप ले लीजिए, लेकिन पेपर 1 सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली आप पेपर 1 पेपर 2 में अप्रोच कर पाओगे और मार्क्स लेकर आ पाओगे, राइट। सो आज की क्लास के अंदर मैं बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। इसके बाहर आपको एक बार भी कहीं पर भी हाथ पैर नहीं मारने, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो या तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या फिर उसको जो है पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो इस बुक लिस्ट के बाहर सीएपीएफ के अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है। इस बुक लिस्ट को फॉलो करोगे, अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू गेट 150 प्लस मार्क्स या 160 प्लस मार्क्स। अंडरस्टूड। चलो, मैं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दीज आर द रीसेंट टॉपर्स। हमारे जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के फाइनल मेरिट लिस्ट निकली, तो उसमें ये जो थे टॉपर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं इनका हमने एक टॉपर इंटरेक्टिव सेशन भी रखा हुआ था। जूम सेशन हम लोग इनके साथ रखते रहते हैं, तो आप ज़रूर अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल के अंदर इन टॉपर इंटरेक्शंस को देख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक की, इन्होंने क्या सही किया, जिसकी वजह से आज ये असिस्टेंट कमांडेंट का इनके पास पोजीशन है, राइट। सो राइट, चलो अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपने फॉलो करने हैं। मेरे को एक स्टूडेंट का कल कॉल आया कि सर मैं ना इकोनॉमिक्स को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मेरे को पढ़ना नहीं है इकोनॉमिक्स, बाकी सब मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ चुका हूं, बट इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर मैं सोच रहा हूं इसको छोड़ दूं। मैंने उसको बताया कि बेटा इकोनॉमिक्स अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो आपके 5 से लेके 10 सवाल जो है जो आप करने लायक हो सकते थे, लेकिन वो आप नहीं कर पाओगे। तो वो कहेगा, उसने कहा कि सर 5 से 10 सवाल ठीक है, लेकिन 115 सवाल तो मेरे पास होंगे ही ना करने के लिए, मतलब 125 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 के अंदर। इफ 125 क्वेश्चंस आर कमिंग इन पेपर 1, सो उसमें से अगर 10 क्वेश्चन नहीं भी कर पाऊंगा तो 115 सवाल तो मैं अटेम्प्ट कर ही पाऊंगा, है ना। तो मैंने उसको ये समझाया, और मैं आपको भी ये समझाता हूं कि देखो हर सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें भी आप यूपीएससी के 100 आउट ऑफ 100 सवाल नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी है, आप ये कहते हो कि ये पॉलिटी के अंदर कोई भी सवाल आएगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो यूपीएससी के जितने भी सवाल सीएपीएफ के अंदर पॉलिटी के आएंगे, मान लीजिए 15 सवाल आए, यू विल नेवर बी एबल टू डू 15 क्वेश्चन। आप ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज है, देन यू विल बी एबल टू डू 8 to 10 क्वेश्चंस। ये स्टैंडर्ड होता है, ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो मैंने उसको यही समझाया कि देखो हर सब्जेक्ट के अंदर 3 कैटेगरी के सवाल डाले जाते हैं। एक होता है इजी, मॉडरेट एंड मोस्ट डिफिकल्ट, राइट। आपने जो आपका वीक सब्जेक्ट है, आप भी ध्यान से सुनिएगा, आप उसको मन नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स पढ़ने का,
ठीक है। तो मैंने उसको ये गाइड किया कि आप इकोनॉमिक्स जो है उसका वो आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप कम से कम इतना लेवल का नॉलेज ले लो इकोनॉमिक्स में कि यू विल बी एबल टू डू द इजी क्वेश्चंस को आप कर पाओ। ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स में 10 सवाल आते हैं तो उसमें से 3 से 4 सवाल इजी सवाल आते हैं। समझ आ गया? मुश्किल सवाल जो होंगे, मॉडरेट सवाल 4 सवाल हो सकते हैं, ठीक है, और डिफिकल्ट सवाल जो होंगे वो 2 सवाल हो सकते हैं या 3 सवाल हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज टिप नंबर 1, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट मत छोड़िए। हर सब्जेक्ट में क्या होता है, 3 कैटेगरी के सवाल आते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, मैं पढ़ सकता हूं, तो उस सिचुएशन में इतना नॉलेज ले लीजिए कि इजी सवाल आप वहां पे छोड़ के ना आए। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये आपको टिप नंबर 1 मैंने दे दी है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, यू हैव टू एटलीस्ट इंश्योर कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, जहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उस सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज ले लूं, मैं इतनी सरफेस लेवल पे नॉलेज ले लूं कि ईजी सवाल मैं कर पाऊं। ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने ये देखा है, आप प्लीज एक चीज ध्यान से रखो, चीज को समझ लो, क्वालिटी पे जाइए, क्वालिटी पे जाइए। आप यूपीएससी के सवाल उठा भी लेंगे ना, यू विल रियलाइज कि किताब एक से ही आप आंसर निकाल सकते हो। 1 बुक इज सफिशिएंट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है कि उस किताब को हमने क्वालिटी के हिसाब से नहीं पढ़ा होता। हम सोचते हैं उस किताब से सवाल नहीं आया और हम मल्टीपल बुक्स के ऊपर भागना शुरू कर देते हैं, क्वांटिटी पे भागते हैं। सीएपीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज भी लगा लो, वहां पे ऑलवेज मैटर क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। इनफैक्ट अपना जो सीएपीएफ का पेपर 2 है ना, पेपर 2 है, वहां पे क्या है, वहां पर भी अब क्या मैटर कर रही है, क्वांटिटी तो हर कोई लिख के आ जाता है कि जी पेपर पूरा करके आ गए। पहली स्टेटमेंट तो सभी की यही होती है कि पेपर 2 सारा करके आ गए। लेकिन अब बात तो आ गई है क्वालिटी के ऊपर भी, कि आप लिख के तो आए हो, लेकिन लिख के क्या आए हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? तो याद रखो, जो जो बुक्स मैं बता रहा हूं उसको क्वालिटेटिवली कंप्लीट करना, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, रादर देन क्वांटिटी कि ये बुक तो यार सफिशिएंट नहीं है ना, ये बुक तो इस तरीके से है ना, इसमें से सवाल नहीं आया। आप ध्यान से देखो, सब सवाल यहीं से आए हैं। ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री के ऊपर मैं बात बता देता हूं आपको क्या क्या है। देखिए हिस्ट्री के अंदर आप 2 चीज़ें फॉलो कर रहे हो, मतलब मुझे पता है कि आप भी 3 महीने पढ़े हुए हैं या 3 से कम टाइम पढ़ा है। टाइम अच्छा है आपके लिए अगर आपने पहले ही पढ़ाई कर रखी है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये इंश्योर करा रहा हूँ कि आपने जो बुक्स पढ़ी हैं क्या वो बुक्स रेलेवेंट है कि नहीं। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, हिस्ट्री के लिए आपको थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3, ये तीनों थीम्स आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। ठीक है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। मल्टीपल रिविजन्स। पहला आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए, थीम 1, 2, 3। ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आप क्या करेंगे, लूसेंट की जो जीके है, लूसेंट की जीके के अंदर टाइम कम है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। लूसेंट जीके के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री अगर टाइम अलाउ करता है तो पढ़ लीजिएगा। मेडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? और क्लास 8th एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहला तो आप स्ट्रैटेजी इस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि मैं रिपीट कर देता हूं, थीम सारी की सारी आपने पढ़नी है। लूसेंट जीके की आपने मेडिवल छोड़ के मॉडर्न एंड एंशिएंट पढ़नी है, और क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है मल्टीपल टाइम्स। या फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट इस तरीके के भी होते हैं जो स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, राजीव वहीर की जो स्पेक्ट्रम है, तो उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थीम्स तो पढ़नी है, राइट। थीम्स पढ़नी है, 8th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी ये, और राजीव वहीर की स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये पढ़ लीजिए, या तो ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है। दीज आर 3 थिंग्स दैट यू कैन रेफर इट। ठीक है। या फिर ये चीज भी फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ज्यादा दम जो है इस चीज में है। आपको ये स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ स्पेक्ट्रम। ज्यादा दम जो है, ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला जो वो है वे है, वो ये वाला है। 8th क्लास की एनसीईआरटी,
थीम तीनों और राजीव अहेर की किताब, राइट। तो मैंने आपको हिस्ट्री का एक पूरा प्रॉपर बता दिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसके बाहर यही होगा कि मल्टीपल रिविजन्स आपने करनी है। ज्योग्राफी की बात बता देता हूं मैं, ज्योग्राफी में आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए ज्योग्राफी में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी +1 +2 की खत्म करना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द +1 +2 एनसीईआरटी, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होगी टू कंप्लीट 9th 10th एनसीईआरटीज, जो कि ज्यादा टाइम लेंगी नहीं। ये तो ऐसा है कि +1 +2 आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो 9th 10th को तो बस आपने सप्लीमेंट करना है कि हाँ देखो ये एडिशनल पॉइंट है, फटाफट उसको याद रख लिया या नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। लास्ट इज जीसी लियोंग, अगर जीसी लियोंग के लिए टाइम बचता है ठीक है, नहीं बचता तो आराम से ये +1 +2 की एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। और मैप की बात है तो मैप में जो भी न्यूज करंट के अंदर आ रहा है, वॉट एवर द मैप इन न्यूज, ठीक है, जो भी न्यूज करंट के अंदर आ रहा है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपने उस न्यूज को देखना है रादर देन पूरा का पूरा मैप देखना है। समझ आ गया? आई रिपीट, ज्योग्राफी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज +1 +2 एनसीईआरटीज, देन उसके बाद 9th 10th की एनसीईआरटी, देन उसके बाद मैप जो भी आपका न्यूज में है। और जिस बच्चे ने ऑलरेडी जीसी लियोंग पढ़ी है वो पढ़ ले, अच्छी बात है, सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी डन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत। आप बोलेंगे सर लक्ष्मीकांत से भी सवाल नहीं आते हैं, है ना। तो भाई जो नहीं आते हैं तो वो किसी के लिए नहीं आते हैं, है ना। सब बच्चे यही पढ़ते हैं और सही यहीं से पेपर निकलते हैं और यहीं से सारे टॉपर भी बनते हैं। तो आप ये समझ लो कि या तो वो उन एरियाज को पकड़ लो, है ना, उन एरियाज को पकड़ लो जहां से लगता है कि यार डीडी बासु से सवाल आए हैं या फिर कोई करंट अफेयर हिंदू न्यूज़पेपर से सवाल आए, तो वो आपके लायक करने नहीं है। आप वैसे भी अगर नहीं भी करोगे वो, तब भी आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को मल्टीपल रिवीजन आपने देनी है, मल्टीपल रिवीजन। हाँ, इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ पॉलिटी में कि लक्ष्मीकांत आप सभी ने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, राइट। इसमें और सप्लीमेंट क्या कर सकते हो, इसमें और सप्लीमेंट कर सकते हो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एक किताब है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की बुक है 11th की +1 की वो बुक है। उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ सकते हो पॉलिटी के अंदर, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये लक्ष्मीकांत हो गया। इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी काफ़ी बच्चों का थोड़ा फेवरेट भी है और कई बच्चों का थोड़ा सा बचना चाहते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी +1 +2 की पढ़ लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी +1 +2 की, +2 के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटीज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कौन से श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है मृणाल सर के लेक्चर्स पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है कोई और आईएएस वाला कंटेंट पढ़ने की इकोनॉमिक्स के अंदर। यू जस्ट नीड टू रेफर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, पतली पतली सी किताबें हैं इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। द बेस्ट चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई एलैबोरेट करके चीज़ें नहीं दी होती, कोई एक्सप्लेन करके नहीं दी होती, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन सवाल हमेशा वहीं से पूछा जाता है वर्बटिज्म की फॉर्म में, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सवाल भी पूछे गए हैं इन किताबों से। तो अब यहाँ पे आप बेस्ट क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छा कंटेंट होता है वो ऑब्वियसली आप प्रेफर कर सकते हो, इट शुड बी शेयर्ड, राइट। तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो भी +1 जो सीबीएसई बोर्ड होता है या कोई टीचर यूट्यूब के ऊपर ये एनसीईआरटी मैक्रो और माइक्रो पढ़ा रहा है, आप उस टीचर को फॉलो करो और अच्छे से अपनी मैक्रो माइक्रो कंप्लीट कर लो। पहले तो ये इंश्योर कर लो कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है कुछ ऐसा तो नहीं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का पढ़ा रहा है, नहीं। शुड बी इकोनॉमिक्स एंड शुड बी मैक्रो माइक्रो एंड शुड बी एनसीईआरटी। तो आप ये चीज खुद सर्च कीजिए यूट्यूब के अंदर एंड यू विल फाइंड गुड अमाउंट ऑफ गुड कंटेंट आल्सो ओवर देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनीथिंग। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, 5 ईयर प्लान, सेंसस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये भी आपको फॉलो करने हैं। ये भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और ये सारी चीज़ें, इट विल टेक हार्डली 2 days 3 days टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड। सो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बस बच्चा यहाँ पे ना थोड़ा अपने रास्ते से डगमगा जाता है इकोनॉमिक्स के केस में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी की भाषा समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसका मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन यही है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे टीचर्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी
एनसीईआरटी लिखेंगे क्लास 12th की, आराम से वहाँ पे अलग अलग लेक्चर्स आ जाएंगे, उसमें से बेस्ट लेक्चर जो आपको लगता है उसको फॉलो करके नोट्स बना लो, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। नाउ साइंस एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, मतलब आपको 60 क्वेश्चंस जो है साइंस के पूछे जाते हैं, या समटाइम्स मोर देन दैट, या इससे एक दो सवाल कम। अंडरस्टैंड? तो सबसे मेजर पार्ट साइंस है। अब साइंस में जो साइंस वाला बैकग्राउंड का बच्चा है, ठीक है, वो तो क्या करेगा, वो 9-10 तो पढ़ता ही पढ़ता है, और दुनिया 9-10 पढ़ती है। ठीक है, देखो मैं आज भी आपको ये बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है +1 +2 में, कोई बात नहीं, 9-10 भी कर लेंगे ना आपके, मैं ये कहता हूं कि आपके 60% जो क्वेश्चंस होंगे, 60% जो सवाल होंगे, जितने भी सवाल साइंस से आएंगे ना, 60% सवाल आप कर पाएंगे अगर 9-10 पढ़ लेंगे। और 60% सवाल, 100 में से 60% सवाल करना, इट्स वेरी गुड, इट्स डिसेंट कि आपने इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस किए हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं किए, राइट। बट अगर कोई भी साइंस वाला बच्चा है तो +1 +2 अगर वो कर लेता है, +1 +2 अगर वो कर लेता है, तो डेफिनेटली ये 60 से उसका परसेंटेज हो जाएगा 80%। तो 80% में जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है जनरल साइंस के सब्जेक्ट में, यहाँ पे वो थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एज जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, दे कैन गो फॉर इट। ठीक है, दे कैन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। समझ आ गया? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, सो जनरल साइंस में आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को फॉलो करना है। स्टूडेंट जो बैकग्राउंड साइंस वाला है, गो फॉर +1 +2 ऑल्सो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस वो बेसिक चीज़ें देखनी है। और जो 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स जिनका साइंस नहीं है, वो 9-10 कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, 60% आपका वहीं से आएगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि जो बच्चे सिर्फ 9-10 कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लस एडिशन होना चाहिए कि आप लूसेंट भी कर सकते हैं। लूसेंट साइंस जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे से। और जो +1 +2 कर रहे हैं, वो लूसेंट की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। समझ आ गया? तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए आपको केवल और केवल ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं। 4 चैप्टर्स हैं, ये क्लास 12th की बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर को कीजिए, आपकी इन्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहीं से सवाल आते हैं, अगर इन्वायरमेंट से आए, कोई शंकर आईएएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आलतू फालतू कोई साइंस की इन्वायरमेंट की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज 4 चैप्टर्स। ठीक है, एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, चलो जनरल साइंस क्लियर हो गई, इन्वायरमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, अब बात आती है करंट अफेयर के ऊपर। तो करंट अफेयर की मैं बात बताऊं, तो आपने क्या करना है, लास्ट के 6 महीने की जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी मैगजीन, जो मैगजीन आपके सामने 30 से 40 पेजेस पर मंथ की दिखती है, आपको 30 से 40 पेजेस की पर मंथ की कोई भी मैगजीन, आप उसको फॉलो कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मैगजीन फॉलो करो। बट कोई भी का मतलब ये है, वो नहीं जो आईएएस में होती है, सिविल सर्विसेज में होती है। इट शुडंट बी लाइक दैट मैगजीन। व्हाई? बिकॉज देखो यार, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग पेपर 2 के लिए अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पेपर 1 के लिए वो चीज़ नहीं आएगी। 1 लाइनर सवाल आते हैं, पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, अवार्ड, ट्रॉफीज, ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, है ना, जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, साइंस जो आपके आईएएस में आती है, साइंस जो आपके करंट अफेयर्स जो आपके आईएएस में आते हैं, करंट अफेयर्स आपके जो सीएपीएफ में आते हैं। ठीक है, राइट। डिफेंस के करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखिएगा। वैसे मैं 6 महीने करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, लेकिन डिफेंस के करंट अफेयर्स आप लास्ट 1 ईयर के कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और स्टैटिक जीके जो है वो आपने याद रखना है। जो डिफेंस की स्टैटिक जीके है, जैसे रैंक हो गया, हेडक्वार्टर, सीएपीएफ डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा लूसेंट जीके के अंदर ये दिया होता है। डिफेंस का स्टैटिक करंट अफेयर, स्टैटिक जीके दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो, राइट। तो करंट अफेयर के लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर मैगजीन, 1 लाइनर करंट अफेयर आते हैं, तो घुसना नहीं है ज़्यादा। और डिफेंस के अंदर जो है, डिफेंस का 1 साल का कर लीजिए, और स्टैटिक जीके जो है वो डिफेंस का कर लीजिएगा, ये कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सो थैंक्स बोलने से पहले मैं जानता हूं कि हमने अभी तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर ज़्यादा विचार नहीं किया एंड रीजनिंग के ऊपर नहीं किया। देखिए,
क्वांट और रीजनिंग के अंदर आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में भी बनाया है, ये वीडियोस बनाई हुई है। क्वांट के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स क्वांट के हैं, 10 टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। इन 10 टॉपिक्स को क्या करना है, आपने हर 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अब कौन से क्वांट के टॉपिक्स हैं, वही यार जो बेसिक अर्थमेटिक होता है, बेसिक जो अर्थमेटिक टॉपिक्स हैं, 2000 टॉपिक्स जो क्वांट के हैं, बेसिक अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें 10 टॉपिक्स होंगे, राइट। और वो कहीं से भी कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक टिप यहाँ पे दूंगा या एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन मल्टीपल बुक्स, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द मैथ्स एंड रीजनिंग, अंडरस्टैंड। इसमें आपके जितने भी सवाल आते हैं वो सरफेस लेवल के आते हैं, वो सरफेस लेवल के आते हैं, मतलब वो आते हैं इजी टू मॉडरेट, टू मॉडरेट। अगर टफ सवाल भी कोई आता है ना, अगर टफ सवाल भी आता है तो वो आपने करना ही नहीं है। और अगर किसी का बहुत अच्छा मैथ्स रीजनिंग है देन दे कैन गो अहेड, बट टॉपिक 10 और 10 रीजनिंग के सरफेस लेवल पे, अगर आपने पहले मैथ्स रीजनिंग नहीं किया है, मन नहीं करता है, कुछ भी है, आप सरफेस लेवल पे नॉलेज लीजिए, रूल्स वगैरह पढ़ लीजिए, 2-2 सवाल हर टाइप के कर लीजिए, बात खत्म आपकी। आपने 2 दिन के अंदर एक जो टॉपिक है ज़रूर उसको कंप्लीट कर लेना है MCQs के साथ। समझ आ गया? चलो, तो मैंने आपको इतना सारा बता दिया, राइट। सो इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि ठीक है, मैंने आपके लिए आसान कर दिया। आप क्रॉस टिक कर सकते हैं कि यार ये बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, या इसमें मैं कहीं धोखेबाजी तो नहीं कर रहा कि मैं NCERT की बात कर रहा हूँ और उसको मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 के लिए तो आप करिए सेल्फ स्टडी। पेपर 2 के लिए बेस्ट आप क्या कर सकते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स चल रहा है CAPF पेपर 2 का, CAPF पेपर 2 का लाइव कोर्स है ये, ठीक है, लाइव कोर्स है। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन दिस कोर्स, और कोई भी डाउट प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 8894 पे 320850 पे, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू आउट कि हाँ चलो आपका कोई डाउट रहेगा पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो वी वुड हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।